तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए। ठीक है, देखिए हमने 6 चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया है। अब 7वें चैप्टर की बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो दिश धारा की बात करेंगे। सबसे पहले दिश धारा होती क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ बात करेंगे दिश धारा की। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित होते हैं उसे दिश धारा कहते हैं। यानी कि ऐसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण, ठीक है, जिसकी परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित होते हैं उसे हम दिश धारा कहते हैं। कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे, एक ये हमारी धारा हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये हमारी दिश धारा होगी। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे अल्टरनेट करंट, तो वो क्या होती है कि अगर मान लेते क्या होती है, ऐसे आपको समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एसी। इसे हम कहेंगे डीसी। ठीक, तो ये आप दोनों में फ़र्क समझेंगे। यानी जो समय के साथ परिवर्तित ना हो वो हम क्या कहेंगे, दिश धारा कहेंगे, जिसे हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो समय के साथ बदल जाए उसे हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। अल्टरनेट कहने का मतलब अल्टरनेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसी करंट को क्या कहेंगे, अल्टरनेट करंट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है हमारा, दिश धारा के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, दिश धारा कितने प्रकार का होता है, तो एक समान दिश धारा वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, एक समान दिश धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे असमान दिश धारा की। ठीक है, तो वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ क्या, जिसका परिमाण क्या समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, असमान दिश धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी दो धाराएं हो गई, पहला समान दिश धारा, दूसरा असमान दिश धारा। यानी कि वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे असमान दिश धारा कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्टरनेट करंट की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की, जिसका हमने आपको चर्चा की थी अभी। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता रहता है जबकि इसकी दिशा एक निश्चित समय के पश्चात बदलती है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, अल्टरनेट बदल, जो हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है तो यहाँ से देखेंगे दिशा भी बदल रही है, इसका परिमाण भी बदल रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, तो इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे अल्टरनेट करंट और डीसी करंट, यानी दिश धारा में अंतर जो होता है, क्या अंतर होता है जनरली। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व दिशा दोनों आवर्ती से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और दिश धारा की बात करेंगे, दिश धारा की दिशा व परिमाण दोनों नियत रहते हैं। तो इसमें दोनों क्या करेंगे, बदलेंगे, और इसमें दोनों क्या होंगे, नियत रहेंगे। ठीक है, वह रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। क्या, वह रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जो हमारी अल्टरनेट करंट होती है वह क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह धारा रासायनिक, चुंबकीय, तार ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखेंगे, इस धारा का मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित, जो इस धारा का जो मापक यंत्र है वो ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर आधारित होता है। किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का प्रयोग होता है। इस धारा का प्रयोग किसके लिए होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए होता है। तो इसलिए आपको इसकी पीडीएफ अगर आपको पानी है तो आपको SKMHD टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन होना है और आपको skmhdclasses.com वेबसाइट पर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस धारा का मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्या है, आवर्तकाल। आखिरकार आवर्तकाल क्या होता है, तो किसी विद्युत परिपथ में तरंग द्वारा, मान लें तो कोई हमारा विद्युत परिपथ है तो उसमें तरंग के द्वारा एक
कंपन पूरा करने में, एक कंपन जो पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो कोई परिपथ है, अगर उसे तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में क्या करना है, जो समय लगता है, जितना समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर क्या होता है, 2π/ω होता है। ठीक है, क्या होता है, टी बराबर 2π/ω होता है। ठीक है, आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति क्या होती है, तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन या स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे यानी कि स्मॉल एन बराबर ω/2π, क्या ω/2π। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जनरली भाषा आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब आयाम या शिखर मान की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम या शिखर मान कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहेंगे, धारा का आयाम या शिखर मान कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कला क्या होती है, आखिर फेज क्या होता है। तो किसी वैद्युत परिपथ में कण की स्थिति एवं दिशा को कला कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में कण की स्थिति एवं दिशा को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। कला को फाई या थीटा से प्रदर्शित करते हैं, साई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए चलिए आगे बताते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। आखिरकार प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो यह वह बल है जिसके परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप में निरंतर बदलते रहते हैं। किसमें, यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या है कि वो जिस तरीके से आपको देखिए प्रत्यावर्ती करंट बदलती रहती है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल है वो भी परिवर्तित होता रहेगा। तो यह वह बल है जिसके परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, वर्ग माध्य मूल मान की बात करेंगे। तो एक पूर्ण चक्र में I² के मध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी कि एक पूर्ण चक्र में I² के मध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वाटहीन धारा की बात करेंगे। आखिरकार वाटहीन धारा होती क्या है। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में शक्ति क्षय शून्य होती है, जो शक्ति क्षय है हमारी क्या होती है, शून्य होती है, तो उसमें प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम निकालने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आखिरकार होता क्या है, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है क्या होता है, तो O से T समय तक बहने वाली कुल धारा। ठीक है, 0 से जो हमारा O पॉइंट है उसमें T समय तक बहने वाली धारा होगी। 0 से T क्या हो जाएगी, I0 sin ω/t dt। यानी ओमेगा का मान यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओमेगा बराबर 2π/t होता है। I0/t बराबर क्या होगा, 0 से T sin ω/t dt। ठीक है, तो I0/t माइनस cos ω/t/ω 0 से T, यानी भी इसके क्या कर दिए हैं हमने इसका समाकलन किया। तो sin ω/t का समाकलन क्या होता है, cos ω/t। अब फिर से ω/t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ω/ω आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। अब देखेंगे इसमें माइनस I0/ω/t, ये आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो बचेगा क्या, कोष्टक में cos ω/t यानी कि 0 से T। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं पूरा, तो यहाँ से देखते हैं तो ये T आपका कैपिटल T में होगा। ठीक है, इसको आप लोग चेंज कर लीजिए कैपिटल T में। तो cos ω/t माइनस cos ω0 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल T रखेंगे। थोड़ा इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा हमें काटना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2π हो जाएगा, क्या cos 2π हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो cos 2π का मान भी कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर cos 0 का मान भी 1 होता है। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। टोटल I का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं धनात्मक आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। जो हमारा धनात्मक आधा चक्र होता है, जिसे आप देखेंगे ना, यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं एक चक्र हमारा ये पूर्ण हो गया, तो ये धनात्मक आधे चक्र के लिए हम निकालेंगे ऋणात्मक आधा चक्र है। ठीक है, तो माना T समय पश्चात विद्युत धारा I हो, तो I बराबर I0 sin ω/t
ठीक है। तो आई एम बराबर ई आई डी टी अपान 1 डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0t/2 या आई डी टी या 0 से t/2 1 डी टी, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा टी डी टी या t की पावर यानी t लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो सॉल्व करेंगे तो I0 0 से t/2 साइन ओमेगा टी टी यानी कि t अपान t/2 माइनस 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो I0 इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी माइनस d/t। तो यहाँ थोड़ा और सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं t1 बराबर ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो डी टी वन अपान डी टी बराबर डी बाई डी टी ओमेगा टी या ओमेगा डी टी अपान डी टी या डी टी वन अपान डी टी बराबर ओमेगा या डी टी बराबर डी टी वन अपान ओमेगा, ठीक है। तो 2I0 क्या हो जाएगा 0 से t/2 साइन t1 डी टी वन अपान ओमेगा अपान टी अपान कैपिटल टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2I0 अपान ओमेगा अपान t/2, ठीक है। तो 0 से t/2 साइन t1 डी टी वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2I0 अपान टी ओमेगा, तो यहाँ से माइनस कॉस t1 यानी 0 से t/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2I0 टी ओमेगा कास ओमेगा टी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ से लिख लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2I0 अपान टी ओमेगा कास ओमेगा t/2 माइनस ओमेगा कास 0 यानी ओमेगा बराबर 2πt होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2I0 अपान टी इंटू 2πt यानी कास 2πt इंटू t/2 माइनस 1, ठीक है। तो I0 अपान पाई यानी कि -1 से -1 ये कट के क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो I0 इंटू -2 अपान पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2I0 अपान पाई, ठीक है। तो अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा 2I0 अपान पाई होता है। कितना होता है 2I0 अपान पाई होगा, ठीक है। आगे चलिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान की बात करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है क्या होता है, तो मान लेते हैं माना t समय में प्रत्यावर्ती धारा I हो, तो यानी कि माना t समय में प्रत्यावर्ती धारा I हो तो I बराबर क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, क्या I0 साइन ओमेगा टी। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, क्या वर्ग कर देंगे। तो I² बराबर I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो माध्य निकालने पर क्या हो जाएगा IM का स्क्वायर बराबर I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू m, ठीक है। तो IM का स्क्वायर बराबर I0m साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू m समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी स्क्वायर m बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये मान है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपान 0 से t इंटू 1 डी टी, ठीक है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी का मान रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कास 2 अपान एक्स से क्या रखेंगे। तो यहाँ से 0 से t क्या रखेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान 2 डी टी। यहाँ से इस फार्मूले से इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा t 0 से t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान 2 यानी डी टी अपान t माइनस 0, ठीक है। अब देखिए अब अलग अलग इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लोग इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ेंगे, तो मैथ में इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 अपान 2 का देखिए बाहर हो जाएगा, t आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का क्या होता है जो हमारा जिसके सापेक्ष करेंगे वही हमारी चर राशि आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर देखते हैं देखने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ t की 0 से t माइनस हाफ 0 से t कास ओमेगा टी डी टी अपान टी, ठीक है। अब देखिए माना t1 बराबर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा तो डी टी वन अपान डी टी बराबर डी बाई टी 2 ओमेगा टी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओमेगा डी टी अपान डी टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी वन अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी टी वन अपान 2 ओमेगा और यहाँ पे हाफ t माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस हाफ 0 से t कास t1 इंटू डी टी वन अपान 2 ओमेगा अपान टी। तो कास t डी टी इंटू उसका बराबर क्या हो जाएगा साइन t, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं हाफ t इंटू टी क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान 4 ओमेगा साइन t1 0 से t अपान t, ठीक है। तो हाफ
टी माइनस 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी 0 से टी, ठीक है। तो हाफ टी माइनस 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0/टी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2π/टी, ठीक है। तो हाफ टी माइनस क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2π/टी, तो साइन 2 इंटू 2π/टी इंटू टी माइनस साइन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो साइन पाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2π बराबर साइन 4π बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/टी इंटू टी माइनस t/8π 0 से 0/टी, ठीक है। तो 1/2 इंटू टी माइनस 0/टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ t/टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू एम बराबर हाफ, ठीक है। तो ये आपके लिए निकल जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू एम का मान बराबर हाफ समीकरण 1 में रख देंगे, तो आई एम का स्क्वायर बराबर आई जीरो का स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो मूल मान क्या होगा, आई आर एम एस बराबर आई एम बराबर आई 0/√2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई आर एम एस बराबर आई 0/√2, यानी कि 1/√2 बराबर कितना होता है 0.707 होता है। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा 0.707 आई 0, ठीक है। तो इसी प्रकार विभवांतर के लिए वर्गमूल माध्यमान क्या हो जाएगा वी आर एम एस बराबर वी 0/√2, यानी कि 0.707 वी 0, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रतिरोध। आखिरकार प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी विद्युत परिपथ में, मान लेते हैं कोई विद्युत परिपथ है, में प्रतिरोध के कारण धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, जो धारा के बहने में उत्पन्न अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रतिघात की। आखिरकार प्रतिघात होता क्या है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में कुंडली एवं संधारित्र के कारण परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। यानी कि देखिए, अगर हम विद्युत परिपथ में बात करेंगे, प्रतिरोध एक सिंपल कंडक्टर में बात करेंगे तो उसमें प्रतिरोध होगा। अगर कुंडली की बात करते हैं उसमें क्या होगा, प्रतिघात होगा, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, हमारा प्रतिघात होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जब किसी परिपथ में कुंडली एवं संधारित्र के कारण परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है, मान लो कोई कुंडली या हमारा क्या है कैपेसिटर है या संधारित्र है, उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सएल और एक्ससी आपके किसी परिपथ में लगे हुए, ये हमारी एसी करंट दी जा रही है, ठीक है। तो प्रतिघात हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभी आगे बताते हैं आपको। पहला हमारा क्या है, धारती प्रतिघात की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा होता है, ऐसे प्रतिघात को धारती प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या जुड़ा होता है, केवल संधारित्र जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। यानी प्रतिघात को धारती प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं, एक्सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेरित प्रतिघात की बात कर लेते हैं। तो ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें केवल कुंडली जुड़ा होता है, क्या, केवल कुंडली जुड़ा होता है, इस परिपथ को क्या कहते हैं, प्रतिघात उत्पन्न होता है। इसे प्रेरित या हम प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से जो परिपथ है आपको समझ में आना चाहिए। जिसमें सिर्फ एक्सी जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, धारती प्रतिघात कहेंगे, और जिसमें एक्सएल जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित प्रतिघात कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिबाधा की, ठीक है। तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोध, कुंडली एवं संधारित्र तीनों जुड़ा होता है, जब किसी परिपथ में क्या, प्रतिरोध, कुंडली एवं संधारित्र तीनों जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के उत्पन्न अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो आर एक्सएल एक्सी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है कि जिस परिपथ में तीनों जुड़ जाएँ, जैसे प्रतिरोध ही हमारा जुड़ जाए
हमारी कुंडली भी जुड़ जाए और हमारा कैपेसिटर भी जुड़ जाए, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहेंगे? ऐसे परिपथ को हम कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे परिपथ को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रतिबाधा है उसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अब हम निकालेंगे प्रत्यावर्ती कोई परिपथ है हमारा, यानी कि जिसमें हम एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें जो ओमीय व्यंजक निकलेगा, माना ओमीय प्रतिरोध R के सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ये हमारा क्या है? I है, ठीक है। तो यदि उसी क्षण प्रतिरोध R में बहने वाली धारा I हो तो I = V अपान R, यानी कि I = V0 sin ओमेगा t अपान R, यानी कि I0 बराबर V0 अपान R धारा का शिखर मान है। तो I बराबर I0 sin ओमेगा t होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 में स्पष्ट है कि जो हमारा ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होता है। क्या होता है? समान कला में होता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको कला समंजक या कला आरेख, ठीक है। तो फेज जिसे किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे V0 I0, यानी V बराबर V sin ओमेगा t, I बराबर I sin ओमेगा t, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओमेगा t है। ये माइनस I0 है और ये V0 है, ठीक है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? फेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे आगे हम बताते हैं। आगे हमारा क्या होगा? जैसे आपको यहाँ पे देखें π/2 बराबर ओमेगा t, या I0 हमारा क्या है? ये V0 है, ये हमारा ओमेगा t एंगल बन रहा है, तो ओमेगा t बराबर 0 होगा यहाँ पे, और ओमेगा t का मान क्या होगा? 2π, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओमेगा t बराबर पाई डिग्री थर्ड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें हो क्या होगा? 90 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, इसमें अब इसका दुगना कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? अगर देखते हैं तो 3π/2 होगा, और फोर्थ में देखेंगे तो क्या होगा? 2π के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है? कला समंजक। तो कला समंजक की बात करेंगे तो एसी धारा के लिए क्या होता है? I बराबर I sin ओमेगा t, और वोल्टेज के लिए क्या होगा? V बराबर V sin ओमेगा t होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। कहीं पर अगर हम देखेंगे इसका समीकरण निकालने के लिए, तो I बराबर I0 sin ओमेगा t होगा और V बराबर V sin ओमेगा t होगा, ठीक है। इस फर्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो V बराबर V sin ओमेगा t, I बराबर I sin ओमेगा t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I0, यहाँ पे V0, ये ओमेगा t। तो I0 और V0 समान कला में होंगे। क्या होंगे? समान कला में होंगे। केस सेकंड की बात कर दें। केस सेकंड में देखिए क्या होगा? केस सेकंड में क्या होगा? V बराबर V sin ओमेगा t, I बराबर I sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो I0 यानी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा t हो जाएगा, या V0 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे? अतः I0 का मान V0 के मान से फाई कोण अग्रगामी होगा। क्या होगा? अतः I0 का मान V0 के मान से फाई कोण क्या होगा? अग्रगामी होगा, ठीक है। अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो V बराबर V sin ओमेगा t, और I बराबर क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। तो ये आपको इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे आपको बना लेना है। ये हमारा V0 बनेगा, और ये क्या होगा कि जो इसमें देखेंगे, इसमें मान क्या देखेंगे? जो हमारा I0 का मान है, V0 के मान से फाई कोण पश्चगामी हो। कितना? फाई कोण क्या होगा? पश्चगामी होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फेजर आरेख की बात कर लेते हैं। तो फेजर आरेख की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है? I0, ये क्या है? V0, ये हमारा ओमेगा t, ये π/2, ठीक है। तो यहाँ से I0 V0 अपन I, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V बराबर V0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1, I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस π/2, समीकरण नंबर 2। तो ओमेगा t बराबर 0, और यहाँ पर देखेंगे ओमेगा t बराबर 0 और V बराबर 0, और I बराबर क्या हो जाएगा? प्लस I0, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रतिरोध के लिए AC वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? I, ये हमारा AC वोल्टेज होगा। तो माना वोल्टेज का शिखर मान V0 हो तो V बराबर V0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से बात करेंगे। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E से,
क्या हो जाएगा आई ज़ीरो आर बराबर वी या वी बराबर आई आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर हम बात करेंगे तो आई आर बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी या आई बराबर वी ज़ीरो आर वी ज़ीरो अपान आर साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 से आई ज़ीरो बराबर वी ज़ीरो आर, समीकरण नंबर 3 से आई बराबर क्या हो जाएगा आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 इंटू 2 समान कला में है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान समझेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा। प्रतिरोध के लिए जो एसी वोल्टेज है उसको भी ध्यान से आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम प्रतिरोध के लिए जो एसी वोल्टेज हमारा आएगा क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको बता दें। तो प्रतिरोध के जो एसी वोल्टेज होगा यहाँ पे देखेंगे आई हमारी करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा एसी करंट है, वोल्टेज भी है। मान लेते हैं वोल्टेज का जो शिखर मान होगा वी ज़ीरो हो तो V बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई से। ठीक है, तो I इंटू आर बराबर V या V इज इक्वल टू आई आर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 इंटू 2 से क्या हो जाएगा आई आर बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी या वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी या आई बराबर वी ज़ीरो अपान आर साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा आई ज़ीरो बराबर वी ज़ीरो अपान आर, समीकरण नंबर 3 से आई बराबर आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 इंटू 4 से समान कला में है, क्या समान कला में है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है प्रत्यावर्ती धारा की ऊर्जा का औसत मान या शक्तिमान। तो इसको आपको ध्यान समझना होगा। ठीक है, चलिए हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब शक्ति P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, समीकरण नंबर 1 हमने आपको पीछे बताया है हीट वाले में। ठीक है, तो आई बराबर आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 में। अब देखेंगे हमने मालूम है क्या मालूम है, हमने आपको बताया था जो इसका समीकरण होता है आई बराबर आई साइन ओमेगा टी होता है समीकरण। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर या आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर या क्या हो जाएगा आई ज़ीरो का स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पूरे एक चक्कर के लिए ऊर्जा क्षय का औसत मान। मान लेते हैं पूरे एक चक्कर के लिए जो ऊर्जा क्षय का औसत मान है पी एवरेज क्या हो जाएगा आई ज़ीरो का स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। पी एवरेज क्या हो जाएगा आई ज़ीरो का स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज, समीकरण नंबर 3। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा एवरेज और एम या क्या हो जाएगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपान 0 से टी 1 डी टी हाफ, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू हाफ। अब ये कहाँ से आया हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पी एवरेज निकालेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ कहाँ से आई है हम आपको बताते हैं। हमने देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज आर एम कितना मान लिया है हमने, ये इसके बराबर हमने मान रखा है। ठीक है, इसके बराबर मान रखा है तो ये कितना है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है किसके बराबर हो जाएगा टोटल आपके ये आपको 1/2 के बराबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर वही मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर तो है ही आर तो है ही, अब इसकी जगह हम कितना रखने वाले हैं 1/2 रखने वाले हैं। ठीक, तो आई ज़ीरो का स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखते हैं आई ज़ीरो का स्क्वायर अपान 2 इंटू आर, समीकरण नंबर 4। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई ज़ीरो अपान √2 से वर्ग करने पर अगर इसका हम वर्ग कर देंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई ज़ीरो का स्क्वायर अपान 2, समीकरण नंबर 4 में। अब देखिए समीकरण नंबर 4 है, ये हमारा फार्मूला है। अब इसका हमने वर्ग करके यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई ज़ीरो के स्क्वायर पे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा
आई स्क्वायर इंटू आर एम एस इंटू आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज। मान लेते हैं कोई हमारा यल है जो प्रेरक है, ठीक है। तो उस पर जो प्रयुक्त एसी वोल्टेज होगी वह क्या होगी। जैसे मान लीजिए प्रेरक है हमारा, कुंडली है कोई, ये यल है। अब यहाँ पर एसी करंट हम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं माना परिपथ में एसी स्रोत का अधिकतम वोल्टेज V0 हो, तो मान लेते हैं जो एसी स्रोत का अधिकतम वोल्टेज है क्या है, V0 हो, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, या 0 बराबर V प्लस ई, ठीक है। तो V प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये कहाँ से आया हम आपको बताते हैं। किरचॉफ का हमने दूसरा नियम आपको बताया था कि किसी बद्ध हमारी जो कुंडली है उसमें समस्त लगे प्रतिरोध और जो करंट फ्लो हो रही है उसका जो गुणनफल का जो योगफल है, और उसमें कितने हमारे विद्युत वाहक बल लगे हैं उसका जो समेसन है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आपको मूल समीकरण है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो किरचॉफ के नियम से देखेंगे सिग्मा या बराबर सिग्मा ई, या ये क्या होगा 0 होगा, और ये क्या होगा V प्लस ई। अब ये आई इंटू आर 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है तब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, लेकिन इसमें क्या लगा है, एल लगा है। तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज हम मान लीजिए ई दे रहे हैं और प्लस ई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए V प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, 0, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे ई बराबर माइनस एल डी बाई डी टी, लेंस के नियम से, समीकरण नंबर 2 में। अब देखेंगे V माइनस क्या, V बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, V माइनस एल डी आई पान डी टी बराबर 0, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान लेंगे, क्योंकि इसके बराबर हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 मान लेंगे। 0 मानने के बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, या V अपान एल बराबर डी आई बाई डी टी, या V बाई एल बराबर डी आई। तो ये बस चेंजिंग किया है थोड़ा बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, हम समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन V बाई एल डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 में V का मान समीकरण नंबर 3 से रखने पर, तो V का मान हमने अब ऊपर ही माना था, V साइन ओमेगा टी अपान एल हो जाएगा, और डी टी बराबर डी आई, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V बाई एल बाहर कर देंगे, साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो इसका जो समाकलन होगा क्या होता है, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और डी आई यहाँ पर सिंपली रख देंगे V0 अपान एल इंटू माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा बराबर आई, ठीक है। चलिए अब V0 अपान ओमेगा एल बराबर क्या होगा, माइनस कास ओमेगा टी बराबर आई। तो माइनस कास थीटा बराबर साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, या माइनस कास ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो V0 अपान ओमेगा एल क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बराबर आई, समीकरण नंबर 5। अब देखेंगे यहाँ से ओमेगा एल परिपथ में उत्पन्न प्रेरकी प्रतिघात एक्सियल है, और एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, या ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, या एक्सियल बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब ओम के नियम से क्या होता है, आई बराबर V अपान आर। तो I0 बराबर क्या होता है, V0 अपान ओमेगा एल, समीकरण नंबर 5 से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मान हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बराबर आई, या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बराबर आई, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 1 और 6 से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा I वोल्टेज से पाई बाई 2 कला या कोण पश्चगामी होता है। क्या होता है, देखिए माइनस लगाए ना, तो ये पश्चगामी होगा। अब जब वोल्टेज का मान 0 होता है तो धारा का मान ऋणात्मक दिशा में होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए
अब कुंडली में कुल ऊर्जा की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुंडली में कुल ऊर्जा क्षय की बात कर लेते हैं, पी माध्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी होता है, समीकरण नंबर 1। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। P बराबर V इंटू आई, समीकरण नंबर 3 में V इंटू आई का मान रखने पर, किसका, V इंटू आई का मान रखने पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ से V इंटू आई का मान, V का मान रखेंगे और I का मान रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर रखेंगे V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, हमने रख दिया मान। उसी के बाद देखिए V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस I0 को हमने यहाँ रख दिया है, तो माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। P बराबर माइनस V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस V0 I0 अपान 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सिंपल तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए माइनस V0 आई अपान 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो इसका मान कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम P बराबर माइनस V0 अपान I0 अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी। दोनों पक्षों का औसत माध्य करने पर, अगर औसत माध्य हम कर देंगे तो Pm बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V0 I0 अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू एम, या Pm बराबर माइनस V0 I0 अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू एम। ठीक है, पूरे चक्र की बात करेंगे तो पूरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी इंटू एम बराबर 0, या Pm बराबर 0। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टेज के बारे में। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर पर जो एसी वोल्टेज आपका लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, V है, ये हमारा एसी वोल्टेज है। ठीक है, तो माना विद्युत स्रोत एसी द्वारा प्रयुक्त वोल्टेज V हो तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। यदि संधारित्र को एसी स्रोत द्वारा V वोल्टेज दिया जाता है तब संधारित्र में एक विरोधी वोल्टेज V उत्पन्न होता है। देखिए हम इसमें मान लेते हैं जो वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी है। अब हम क्या करेंगे कि संधारित्र को एसी स्रोत द्वारा, किसके द्वारा, एसी स्रोत द्वारा V वोल्टेज दिया जाता है। कितना, V वोल्टेज दिया जाता है, तब संधारित्र में एक विरोधी वोल्टेज V उत्पन्न होता है। ठीक है, तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V से, या C बराबर Q बाई V डैश, या Q बराबर सी वी डैश। ठीक है, या V डैश बराबर Q बाई C, समीकरण नंबर 2। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, सिग्मा आई R बराबर सिग्मा ई, चूँकि R बराबर 0, या 0 बराबर V माइनस V डैश, या V डैश बराबर V। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हमारा यही होता है। तो इसमें आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और सिग्मा ई की बात करेंगे तो अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर में मान लेते हैं V, अगर आपको V डैश वोल्टेज जा रहा है और टोटल वोल्टेज हमारा V है तो V माइनस V डैश हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो V डैश बराबर V, समीकरण नंबर 3 यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से देखिए देखने वाली बात क्या है कि V बराबर V डैश का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो Q बाई C बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या Q बराबर C V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। माना परिपथ में dt समय में dq आवेश प्रवाहित हो तो I बराबर dq उपान dt, समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण नंबर 5 में Q का मान रखेंगे। अब समीकरण नंबर 5 में Q का मान है कि Q का मान हमारा कितना आया था, C V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मान रखेंगे
तो I बराबर डी बाई डी टी सी वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी या सी वी ज़ीरो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी अपान डी ओमेगा टी, या डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सी वी ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा डी साइन ओमेगा टी अपान डी ओमेगा टी या डी ओमेगा टी अपान डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वी ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू डी बाई डी ओमेगा डी बाई डी टी बाई डी ओमेगा अपान डी टी या डी टी बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा सी ओमेगा वी ज़ीरो कास ओमेगा टी इंटू 1, और फिर यहाँ से थोड़ा और सॉल्विंग करेंगे सी ओमेगा वी ज़ीरो कास ओमेगा टी, आई बराबर क्या हो जाएगा वी ज़ीरो अपान 1 अपान सी ओमेगा या कास ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्स सी बराबर क्या निकल कर आया हमारा 1 अपान सी ओमेगा या ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो इसको आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, अब एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपान 2 पाई एफ सी। अब समीकरण नंबर 6 से देखेंगे तो माइनस 1 अपान ओमेगा सी बराबर क्या होता है एक्स सी होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी ज़ीरो अपान एक्स सी कास ओमेगा टी, या आई ज़ीरो बराबर वी ज़ीरो अपान एक्स सी या आई बराबर वी अपान आर, या आई बराबर आई ज़ीरो कास ओमेगा टी। ठीक है, तो आई बराबर आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 7 से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगा अग्रगामी होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या होगा परिपथ में शक्ति क्षय का औसत मान। जो परिपथ में शक्ति क्षय का जो औसत मान है क्या है, यहाँ पे देखेंगे V बराबर 0 I बराबर I0। ठीक है, तो ये हमारा कोई परिपथ है, परिपथ में शक्ति क्षय निकालेंगे तो यहाँ से शक्ति प्राप्त करके आवेशित करता है। जो आपका कोई परिपथ है, अब शक्ति प्राप्त करके क्या करता है आवेशित करता है, और शक्ति व्यय करता है तथा निरावेशित होता है। तो ये क्या करता है शक्ति प्राप्त भी करता है, शक्ति आपको देता भी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कुछ मान लेते हैं, कुछ चीज़ें मान लेते हैं, V बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1, और यहाँ से मान लेते हैं आई बराबर आई ज़ीरो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है यहाँ अग्रगामी है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब P बराबर V इंटू आई जानते हैं पावर। अब यहाँ पे दोनों मान हम रख देंगे, क्या रखेंगे V ज़ीरो साइन ओमेगा टी जो ऊपर हमने V का मान माना है इंटू आई ज़ीरो आई पाई बाई 2 साइन ओमेगा टी। यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा P बराबर V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा का साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए पूरे एक चक्र के लिए जो शक्ति क्षय का औसत जो माध्य है कितना आया है, P बार बराबर V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू एम, यानी P बार बराबर क्या हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 साइन ओमेगा टी इंटू एम, या साइन 2 ओमेगा टी इंटू एम बराबर 0, या वेक्टर P बराबर V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 इंटू 0, या वेक्टर P बराबर 0। ठीक है, अब देखेंगे अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए श्रेणीबद्ध में LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टेज, हम मान लेते हैं कोई श्रेणी परिपथ में हम एक कुंडली लगा दें, एक हम कैपेसिटर लगा दें और एक हम प्रतिरोध लगा दें, तब इसमें जो वोल्टेज होगी क्या होगी। अगर हम L में जो वोल्टेज है VL माने, C में जो वोल्टेज है VC माने, और इसमें जो है VR माने, और मेन वोल्टेज हमारी AC जा ही रही है। ठीक है, चलिए आप फिगर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो माना प्रत्यावर्ती स्रोत T समय में वोल्टेज क्या हो जाएगा V बराबर V ज़ीरो साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1। किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, या अब देखेंगे यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, तो इसमें जो प्रतिरोध है कितना है L है, और धारा जो प्रवाहित हो रही है कितना है di/dt है। ठीक है, तो इसे आप पूरा जोड़ेंगे हम, तो L di/dt प्लस Q/C प्लस I इंटू R बराबर V।
प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, चलिए अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे और बराबर V क्या हो जाएगा, बराबर V हो जाएगा समीकरण नंबर 2, VL प्लस VC प्लस VR बराबर V। ठीक है, समीकरण नंबर 3, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारा कितना है, V के बराबर होगा। तो अभी इसका आगे काम लगेगा, इसलिए हमने इसको निकाल लिया है पहले से ही। यदि परिमेय किसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, समीकरण नंबर 4। जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा कितना है, इतना दिया है, समीकरण नंबर 4। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं आपको। ये देखिए y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से I0 मान खींचा, ये हमारा VC है, ये हमारा VL है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारा x एक्सिस से जो होता है I0 क्या होता है, हमारी क्या होती है, 5 डिग्री क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, 5 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमारा V बन जाएगा, ये हमारा C है, ये हमारा फाई एंगल बनेगा। तो त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे, PGT से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब V इक्वल टू क्या होता है, IR, या VR बराबर I0R, VC बराबर I0 XC, VL बराबर I0 XL। ठीक है, अब सभी मान यहाँ पे रख देंगे। V स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL का स्क्वायर। I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखते हैं तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I0 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। ठीक, अब जहाँ अगर देखेंगे Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर, Z हमारी क्या है, प्रतिबाधा है, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। Z बराबर क्या हो जाएगा, परिपथ का परिबाधा। यहाँ से I0 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान Z, समीकरण नंबर 7। ठीक है, इस I अब यानी कि I बराबर I0 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई Z। ठीक है, tan फाई बराबर क्या होता है, VC माइनस VL अपान VR, या I0 XC माइनस I0 XL अपान I0 R, या XC माइनस XL अपान I0 इंटू R। I0 से I0 कैंसिल, बचेगा क्या, tan फाई बराबर XC माइनस XL अपान R, जहाँ फाई का है कला है, XC धारिती प्रतिघात है और XL हमारा प्रेरित प्रतिघात है, और R बराबर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, R क्या है, हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अनुनाद। क्या, अनुनाद की बात करेंगे। ठीक है, अनुनाद क्या होता है, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, यानी अनुनाद क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति उसके बाह्य आवृत्ति के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो वस्तु के दोलन करने का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति जो होगी उसके बाह्य आवृत्ति क्या होगी, बराबर हो जाएगी, तो वस्तु के जो दोलन करने का आयाम है क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे XL R और VC सभी जोड़ दिए हैं हमने। ठीक है, I0 बराबर V0 हमने मान लिया है, तो यहाँ से देखेंगे I0 बराबर V0 अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का समीकरण नंबर 1 हमने पीछे इसको निकाला है। और प्रतिबाधा देखिए अंडर रूट क्या आई थी हमारी, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब LCR परिपथ में देखते हैं तो क्या होता है, XC बराबर क्या होगा, XL, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C और XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, समीकरण नंबर 2। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, XC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो 1 अपान ओमेगा C बराबर ओमेगा L हो जाएगा। अनुनादी स्थिति में क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो बाहरी आवृत्ति है वो मूल आवृत्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो 1 अपान ओमेगा 0 C बराबर ओमेगा 0 L
क्या हो जाएगा 1 बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर एल इंटू सी, और यहाँ से अगर ओमेगा 0 निकालेंगे तो 1 अपान एल सी, या ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में एक्स सी इंटू एक्सएल का मान रख देंगे तो आई ज़ीरो बराबर वी ज़ीरो अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, या समीकरण नंबर 2 से एक्स सी बराबर एक्सएल का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आई ज़ीरो बराबर वी ज़ीरो अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एक्स सी बराबर हमने एक्सएल मान लिया है। ठीक है, तो आई ज़ीरो क्या हो जाएगा वी ज़ीरो अपान अंडर रूट आर स्क्वायर सिर्फ बचेगा यहाँ पे, ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या बचेगा आई मैक्सिमम बराबर वी ज़ीरो अपान आर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं एसी परिपथ में विद्युत शक्ति की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा एल लगेगा, आर लगेगा और सी लगेगा। ठीक है, तो एसी परिपथ है, इसमें हम विद्युत शक्ति निकालेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। हम मान लेते हैं जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है क्या है, V बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो एल सी आर परिपथ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यदि परिपथ में स्रोत से दिया गया एसी वोल्टेज क्या है, V बराबर वी ज़ीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, आई बराबर आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, समीकरण नंबर 2। यदि परिपथ में शक्ति क्षय P हो तो P बराबर V इंटू आई, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में V इंटू आई का मान रखने पर, ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा V ज़ीरो साइन ओमेगा टी इंटू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या P बराबर V ज़ीरो साइन ओमेगा टी इंटू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमने 2 समीकरण निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे तो V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी से, तो क्या हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 कास ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, या कास ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी। तो ये आपको लगा देना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 कास फाई माइनस कास 2 पाई 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा हमारा यहाँ पे, प्रत्यावर्ती धारा आई के एक चक्र के लिए P का औसत मान क्या हो जाएगा, P एवरेज बराबर क्या हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 या कास फाई माइनस कास 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो पूरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा कास 2 पाई प्लस फाई का औसत मान 0 होता है, या V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 कास फाई सिर्फ बचेगा। ठीक है, इसका मान पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान 2 इंटू कास फाई, यहाँ से हो जाएगा V ज़ीरो आई ज़ीरो अपान अंडर 2 इंटू अंडर 2 कास फाई। P एवरेज बराबर क्या हो जाएगा V आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई, जहाँ कास फाई क्या है हमारी शक्ति गुणांक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः हम देखेंगे समीकरण नंबर 5 से, तो P बराबर क्या हो जाएगा V इंटू आई कास फाई, समीकरण नंबर 6। अब V इक्वल टू आई आर होता है, समीकरण नंबर 6 से देखेंगे आई आर इंटू आई इंटू कास स्क्वायर थीटा, या P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर कास फाई। तो LCR परिपथ में क्या होगा R इज इक्वल टू Z होता है, क्योंकि प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। तो P बराबर PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कास फाई। LCR परिपथ के लिए क्या होता है tan फाई बराबर XC माइनस XL अपान R होता है। तो प्रतिबाधा हमने आपको निकाल के बताई थी यहाँ पे। तो यहाँ से टोटल ये हमारा प्रतिरोध है, तो क्या हो जाएगा कास फाई बराबर R बाई Z। तो R अपान R अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यही हमारा शक्ति गुणांक है, शक्ति है कास फाई, तो आपको निकाल लेना है। ठीक है, आगे हमारे कुछ कंडीशंस है। यदि परिपथ के लिए फाई बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो PM बराबर क्या हो जाएगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कास फाई कास 0। तो V मैक्स बराबर क्या हो जाएगा IRMS इंटू VRMS, XC बराबर XL बराबर 0। ठीक है,
तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, या cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान आर, या cos फाई बराबर 1, या cos फाई बराबर cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फाई बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अब केस सेकंड की बात करते हैं। तो LCR परिपथ के लिए क्या हो जाएगा PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस cos फाई, या cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब केस थर्ड की बात करेंगे। अनुनादी स्थिति में क्या होगा एक्सी बराबर एक्सएल, या cos फाई बराबर आर अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी एक्सएल माइनस एक्सएल ये 0 हो जाएगा। तो cos फाई बराबर 1, या cos फाई बराबर 0 cos 0, यानी कि फाई बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केस फोर्थ की बात करेंगे। यहाँ पे LR परिपथ के लिए क्या हो जाएगा PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस cos फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल यहाँ पे एक्सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सी का मान हमने लिया नहीं है। तो आर अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे CR प्रतिपथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे C लगाएंगे, यहाँ पे R लगाएंगे जब, तो एक्सएल बराबर 0। तो PM बराबर क्या होता है आई आर एम एस वी आर एम एस cos फाई, या cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, या cos फाई बराबर आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या यहाँ पे अगर हम एक्सएल देखते हैं तो 0 होता है। तो बचेगा क्या सिर्फ एक्सी बचेगा। तो cos फाई बराबर आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखते हैं VI केस था, हमारे छठवें केस की बात करते हैं। तो R परिपथ के लिए R हो जाएगा यहाँ पे PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ से cos फाई बराबर आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो एक्सी बराबर एक्सएल बराबर 0, PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू cos फाई, या PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू 1, या PM बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। या cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान आर स्क्वायर प्लस 0, या cos फाई बराबर आर अपान आर, या cos फाई बराबर 1, cos फाई बराबर cos 0, यानी फाई बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब C की बात करें सिर्फ क्या हो कैपेसिटर लगा हो। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पे PM बराबर क्या हो जाएगा 0। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट, यहाँ पे सिर्फ एक्सी निकाला जाएगा। ठीक है, तो R 0 एक्सएल 0। ठीक है, तो बचेगा क्या 0 अपान 1, 0 अपान 1। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा हमारा क्या cos फाई बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या cos फाई बराबर ना cos 90 डिग्री, या फाई बराबर पाई बाई 2। क्या आएगा फाई बराबर पाई बाई 2 आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए था, आपको इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं। केस नंबर 8वें की बात करेंगे। तो L प्रतिपथ में क्या होगा, ये हमारा एक्सएल है। ठीक है, R 0 बराबर क्या हो जाएगा एक्सी बराबर 0, फाई बराबर पाई बाई 2। तो PM बराबर क्या होगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू cos पाई बाई 2, PM बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आर अपान 0 प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। cos फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 अपान एक्सएल का स्क्वायर, या cos फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 अपान 1। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सएल को रखा है, बाकी चीज़ें 0 कर देनी है बस। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। cos फाई बराबर 90 डिग्री, या थीटा बराबर पाई बाई, या फाई बराबर पाई बाई 2। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, परिणाम मित्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, आखिरकार ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को परिवर्तित करता है, यानी कि अगर कम वोल्टेज है ज़्यादा वोल्टेज देगा, अगर ज़्यादा धारा आ रही है तो कम धारा देगा। ठीक है, यानी कि धारा की प्रबलता को बढ़ाता है या घटाता है। हमने आपको बताया ना कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है कि उसमें बिना बदलाव किए ही हम वोल्टेज के मान को घटा बढ़ा सकते हैं या धारा के मान को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक,
तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसके खोज करने का श्रेय फैराडे को जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा अपचाई, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन अपचाई कहते हैं, और उच्चाई क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। तो यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम किया जाता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो इसके जो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी अधिक होती है तथा द्वितीय कुंडली में क्या होती है, कम होती है। आगे चलिए, जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है उसमें पतले तार लगे होते हैं तथा जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उसमें मोटे तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है जिसे निवेशी कहते हैं तथा इसकी दूसरी कुंडली को निर्गत का काम करता है, जिससे दोनों कुंडलियों के बीच में पटलित क्रोड लगा होता है जो नर्म लोहे का बना होता है। इसमें क्या होता है, पटलित क्रोड, भी आपको फिगर में बताएंगे, जैसे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो है हमारे पटलित क्रोड है, ठीक है, नर्म लोहे का जो बना रहता है, विद्युत रोधी होता है, यह धारा की प्रबलता को क्या करता है, बढ़ाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें वोल्टेज को घटा कर ये करंट को हम बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। यह धारा की प्रबलता को कम करता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, धारा को घटाने का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। कार्यविधि एवं सिद्धांत की बात करेंगे तो माना किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS हो एवं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ES हो, ठीक। तो फैराडे के नियम से क्या होता है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान dt। तो प्राथमिक कुंडली के लिए EP बराबर माइनस NP डी फाई dt समीकरण नंबर 1, द्वितीय के लिए ES बराबर माइनस NS डी फाई अपान dt समीकरण नंबर 2। अब दोनों का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, ES अपान EP बराबर प्लस NS अपान डी फाई अपान dt या प्लस NP डी फाई अपान dt। कुछ करना नहीं है, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलेगा क्या हमारा, ES अपान EP बराबर NS अपान NP मिलेगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज BP था, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज VS हो तो EP बराबर BP, ES बराबर VS, समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, VS अपान BP या NS अपान NP। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, PP बराबर PS, पावर प्राइमरी ट्रांसफार्मर की पावर बराबर सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की जो पावर होगी, तो सेकेंडरी कुंडली की जो पावर होगी वो बराबर होगी। P बराबर VI होता है, PP बराबर VP इंटू IP, PS बराबर VS इंटू IS, ठीक है। तो BP बराबर IP या VS इंटू IS, ठीक है। तो VS अपान VP बराबर IP अपान IS, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब सारे समीकरण को अगर हम मिलाते हैं 3, 4, 5 एवं 6 से, तो ES अपान EP बराबर NS अपान NP बराबर VS अपान BP बराबर NP अपान IS, समीकरण नंबर, यानी इसे क्या कहते हैं, के से कहते हैं, समीकरण नंबर 7, जहाँ के क्या है, परिरमण अनुपात है। केस फर्स्ट की बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो NS इज लेस देन NP, VS इज लेस देन BP, IS इज ग्रेटर देन IP, ES इज लेस देन EP। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या, जो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, सेकेंडरी में जो टर्न की संख्या होगी वो क्या होगी, प्राइमरी से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जो प्राइमरी में जो वोल्टेज, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है प्राइमरी में वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। धारा जो होगी अधिक होगी सेकेंडरी में, और जो विद्युत वाहक बल होगा हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए ऊंचाई की बात कर लें, इसी विपरीत, NS इज ग्रेटर देन NP, ES इज ग्रेटर देन EP, VS इज ग्रेटर देन VP या IP इज ग्रेटर देन IS, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करें, दक्षता क्या है, निर्गत शक्ति PS अपान निवेश शक्ति PP, अथवा दक्षता क्या होगी, द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। आदर्श
ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है और व्यवहारिक स्थानों पर दक्षता 75% 95% होती है। कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इसमें निम्न कारणों से ऊर्जा क्षय होती है। फ्लक्स क्षरण की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में कुछ न कुछ फ्लक्स का क्षरण होता है। यह क्रोड के खराब अभिकल्पना या इसमें रिक्त वायु के कारण प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली की ओर होकर नहीं गुजरता। इस क्षरण को कम करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, कुंडली का प्रतिरोध की बात करें, कुंडली बनाने में प्रयुक्त तार में कुछ प्रतिरोध होता है जिसमें ऊष्मा का क्षय होता है। इसे कम करने के लिए उच्च धारा निम्न वोल्टेज का तार मोटा होता है। ठीक है, धारा भंवर धाराएं की बात करेंगे। लौह प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लौह क्रोड में प्रेरित धाराएं उत्पन्न करती हैं जो क्रोड को गर्म कर देती हैं। प्रेरित धारा कम करने के लिए क्रोड को प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, सैथिल नहान की बात करते हैं तो क्रोड को बार बार चुंबकीय था भी चुंबकीय होने की क्रोड में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे कम करने के लिए सैथिल वाले पदार्थ का क्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता कम होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, यह वोल्टेज मान को बढ़ाता है या वोल्टेज के मान को घटाता है। ठीक है, इसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे तार तथा द्वितीय कुंडली में पतले तार लगे होते हैं तथा इसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तार लगे होते हैं। ठीक है, अब चौक कुंडली की बात करेंगे तो चौक कुंडली का उपयोग परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित करने में किया जाता है, अर्थात उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करते हैं। रचना की बात करते हैं, देखिए इसकी रचना कैसी है। इसमें तांबे के मोटे तार की सहायता से कुंडली बनाई जाती है तथा यह तार बहुत अधिक फेरों के कुंडली नुमा बना होता है तथा इसमें अंदर पटलित क्रोड लगा होता है जो धारा के प्रेरकत्व को क्या करता है, बढ़ाता है। देखिए आप कोंच का चौक का आपका फिगर दिख रहा होगा। चलिए आगे आपको बता PM बराबर IRMS VRMS cos फाई होता है। चौक कुंडली क्या होती है, LR परिपथ पर कार्य करती है, यानी कि इसमें क्या लगा होगा, हमारी कुंडली लगी होगी और प्रतिरोध लगा होगा। L क्या होगा, उच्च होगा, R क्या होगा, निम्न होगा, यानी R बराबर 0 XC बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर 0 प्लस 0 यानी कि XL स्क्वायर क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। तो cos फाई बराबर R बाई Z यानी R का मान 0 अपान Z यानी cos फाई बराबर 0 यानी PM बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू 0 अपान PM। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।